नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था, गवर्नमेंट बजट के बारे में देखा था, गवर्नमेंट डेफिसिट्स के बारे में पढ़ा था और गवर्नमेंट के डेट के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो डेट है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन, FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA का रिव्यू जो एनके सिंह कमेटी ने किया था, और लास्ट में मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट डील करने में एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसमें जो वीडियो में लार्जली हम ये देखेंगे जो गवर्नमेंट के जो डेट है या जो बोरोइंग्स है उसको गवर्नमेंट कैसे अपने इफेक्टिवली मैनेज करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट। बजटरी डेफिसिट इज फिनेंस्ड बाय ईदर टैक्सेशन, बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी। गवर्नमेंट मोस्टली रिलाइड ऑन बोरोइंग्स गिविंग राइज टू गवर्नमेंट डेट। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक फिनेंशियल ईयर में 1000 रुपये खर्च किए, ठीक है, और 900 रुपीज़ ही गवर्नमेंट के पास आए, तो एक्सपेंडिचर हो गया 1000, रिसिप्ट हुए 900। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसे कमाए, तो ये जो बीच में गैप होता है इसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, तो जो डेफिसिट हुआ गवर्नमेंट का, ये कैसे गवर्नमेंट पूरा करेगी? या तो टैक्सेशन बढ़ाए ताकि और पैसा आए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट पैसा बोरो करे, या फिर प्रिंट करे मनी को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अब इससे अगर बोरो कर रही है वो अपने डेफिसिट को फिल करने के लिए, जो 100 रुपीज़ मान लो गैप रह गया, तो उसको अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का डेट बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का डेट क्या है? गवर्नमेंट का जो उधार लिया गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट का डेट है। और जो डेफिसिट्स होते हैं, ठीक है, और या फिर डेट मान लो आप, जब गवर्नमेंट बोरोइंग ज़्यादा करती है तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी फिर इकोनॉमी में वो चीज़ें, पैसा। ठीक है, और इससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा टर्म्स में कि कैसे क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर होता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी एंड लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये आपको स्टेटमेंट पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि डेफिसिट ज़्यादा होएगा या डेट ज़्यादा होएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाएगी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब डेफिसिट रिडक्शन की बात करते हैं। तो जो डेफिसिट आ गया, मान लो आपका 100 रुपीज़ का गैप आ रहा है कि 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिए और 900 ही गवर्नमेंट के पास आए, ठीक है, तो वो 100 रुपये कहाँ से खर्च किए? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उस या 100 रुपये खर्च करने हैं, उसका प्लान है 1000 रुपीज़ खर्च करने हैं, तो एक्स्ट्रा जो 100 रुपये बच गए वो कैसे आ सकते हैं? या तो टैक्सेशन बढ़ाए गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को ही कम कर दें कि भाई 900 ही खर्च करेंगे और 900 आ जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, हम टैक्सेशन जो है ना वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो टैक्सेशन को ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसलिए गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करें। और वो कैसे करें? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, और जो भी उनके ऑपरेशन हैं उनको क्या करें, एफिशिएंट बनाएं। जैसे इसका एग्जाम्पल है डीबीटी। तो डीबीटी की अगर केस स्टडी देखें तो डीबीटी 2013 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। और इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे जो सब्सिडीज जो होती है उनमें जो लीकेजेस होते थे वो भी प्लग हो गए, और गवर्नमेंट को 1.41 ट्रिलियन का फायदा हुआ है। और ये हुआ कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि जो पहले क्या होती थी स्कीम, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा एलोकेट कर रही है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मान लो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, ठीक है, फिर ब्लॉक के पास गया, फिर अगर कोई बीच में कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू अगर बेनिफिशियरी के पास जा रहा है तो काफ़ी इंटरमीडिएटरीज आगे बीच में। अब इसमें चांसेस क्या है कि जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, करप्शन के चांस में ज़्यादा है। और अब क्या होता है, डीबीटी के थ्रू तो पैसा जो गवर्नमेंट है उससे सीधा बेनिफिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उससे सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहा है, तो सीधा पैसा वहाँ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो सब्सिडी में जो गैप्स दिया, ठीक है, वो सब क्या हुआ, जो लीकेजेस हो रहे थे वो सब प्लग हो गए। तो इससे गवर्नमेंट को क्या हुआ, अपना पैसा बच गया। मान लीजिए पहले आपको 10,000 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट को, ठीक है, और अब वो क्या हुआ, पैसा आपके पास केवल गवर्नमेंट को 5,000 ही देने पड़ रहे हैं, ठीक है, उतने में सारे लोग कवर हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5,000 रुपये बच गए। जो पैसा बच गया वो क्या करता है, डेफिसिट को और डेट को गवर्नमेंट के कम करता है। ठीक है, तो अपने ऑपरेशन अगर गवर्नमेंट अच्छे कर लेती है, एफिशिएंट कर लेती है, तो उससे भी गवर्नमेंट का डेट कम हो जाता है। बाकी चीज़ देखते हैं। द अदर वे इज टू चेंज द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट बाय विड्रॉइंग फ्रॉम सम एरिया ऑफ द एरियाज वेयर इट ऑपरेटेड बिफोर। और ये वो बाकी और तरीके हैं जो गवर्नमेंट अपना डेट मैनेज कर सकती है। तो कैसे कर सकती है? जैसे कुछ एरिया, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, एविएशन हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट एफिशिएंटली नहीं कर रही है, या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा हो रहा है और रेवेन्यू इतनी हो रही, तो गवर्नमेंट वहाँ से विड्रॉ कर ले। ठीक है, एक और कंसेप्ट आता है इनेबलिंग गवर्नमेंट। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ वाइटल एरियाज हैं जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यहाँ तो गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस बनाए रखे। और जो मार्केट एरियाज है, इकोनॉमिक से रिलेटेड एरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है, कुछ रूल्स बना दे ताकि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इक्विटी प्रमोट हो, और गवर्नमेंट एक इनेबलर की तरह काम करे, बस रूल्स बना रही है और रेगुलेट कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स को, अपनी इंटरफेरेंस नहीं कर रही। तो ऐसे करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। अब हम बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है।
फिस्कल कंसोलिडेशन मीन्स स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट फिनेंसिस एंड इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने फिनेंस को स्ट्रेंथन करे और जो उसकी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, उसको इंप्रूव करे। तो बेसिकली क्या होता है, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना, ये होता है फिजिकल कंसोलिडेशन। इट इज इंडिकेटेड बाय रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। और ये कैसे, फिर वही फिजिकल डेफिसिट भी मैं आपको वीडियो में पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और वो कम कैसे होएगा, या तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाए या आपके रिसिप्ट्स बढ़ जाए, ठीक है। इट इज क्रिटिकल एज इट प्रोवाइड्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कैन इनेबल गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर। और ये कह रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल कंसोलिडेशन रहते हैं कि आपके डेफिसिट एक लिमिट के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उससे आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर, ठीक है। और क्योंकि फिजिकल कंसोलिडेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वो भी कट होते हैं, और साथ साथ क्या होती है, गवर्नमेंट जो पैसा बचाती है वो किस पे स्पेंड कर पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल सेक्टर्स पे। तो ये इसके फायदे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन के। टैक्स रिफॉर्म्स, disinvestment, better targeting of subsidies and so on are the hallmark of the fiscal consolidation। fiscal consolidation गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स ले आई, जैसे जीएसटी आ गया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड जो प्रपोज है, ऐसे रिफॉर्म्स जिससे गवर्नमेंट के पास और टैक्सेस आए, ठीक है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया जिससे गवर्नमेंट का पैसा आया, ठीक है, या बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज किया, जैसे लीकेजेस कम हुए सब्सिडीज के अंदर, कम पैसे में गवर्नमेंट का ज़्यादा काम हो गया, ठीक है, जैसे डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा सेव किया था। तो ये सब चीज़ें किसमें आते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन का पार्ट है। और इसके बाद एग्जाम्पल्स आप देखो तो एफआरबीएम एक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आती है अपने स्पेंडिंग के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स में भी होते हैं कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट वो कम करती है। मान लीजिए कोई मीटिंग 7 स्टार होटल में होने वाली है, अगर उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट कह रही है कि चलो 3 स्टार में कर लो या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लो, तो वो पैसा बच गया गवर्नमेंट का। तो ऐसे ये सब चीज़ें किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल कंसोलिडेशन के एग्जाम्पल है। ऑस्टेरिटी मेजर्स हो गए, डीबीटी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आर द इंपॉर्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स फिजिकल रिफॉर्म्स एंड कंसोलिडेशन। अब हम देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट क्या है। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट 2003 वाज इनेक्टेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिड्यूस इंडियाज फिजिकल डेफिसिट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। तो पब्लिक जो फंड है उसका ओवरऑल मैनेजमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए ये एक्ट आया था। इसमें बहुत सारे टारगेट्स थे, कुछ दो इंपॉर्टेंट टारगेट थे, जो 2 इंपॉर्टेंट टारगेट है वो आपको बताता हूँ। कि इसमें पहला टारगेट ये था कि एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है बाय मार्च 2009। और कैसे करना है, हर साल 0.5% या उससे ज़्यादा को कम करना है, रिड्यूसिंग 0.5% और मोर ऑफ जीडीपी एवरी ईयर बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल ईयर 2004 एंड 5। उसके बाद है ब्रिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट टू 3%, तो रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है और फिजिकल डेफिसिट को 3% तक लेके आना है ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 2009। और इसको कितना रिड्यूस करना है, हर साल 0.3% करना है, और मोर ऑफ द जीडीपी एवरी ईयर बाय बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल ईयर 2004 एंड 5। तो 2004 एंड 5 से लेके 2009 तक रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को कम करना था, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना था, फिजिकल डेफिसिट को 3% तक करना था। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो भी गवर्नमेंट, ठीक है, एफआरबीएम रूल्स को फॉलो करती है, वो क्रेडिट एजेंसी जो है उनकी जो रेटिंग्स होती है उसमें एक हायर पोजीशन आती है उस गवर्नमेंट की, ठीक है। अ गवर्नमेंट दैट अबाइड्स बाय एफआरबीएम रूल्स एंजॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी अमंग द रेटिंग एजेंसीज। अब हम देखते हैं एफआरबीएम में रिव्यू बाय एनके सिंह कमेटी इन 2016। तो जो भी अपना एफआरबीएम में एक्ट आया था, ठीक है, जो 2003 में आया था, उसको फिर रिव्यू किया एनके सिंह कमेटी ने, और उन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दी उसको और बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, जो गवर्नमेंट का डेट है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% रिकमेंड की इन्होंने, शुड बी टारगेटेड विद अ लिमिट ऑफ 40% फॉर द सेंटर एंड द 20% लिमिट फॉर द स्टेट्स बाय 2022-23। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट डेट की जो लिमिट है गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए कि बाय 22-23 जो हमारी जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 60% हो जाएगा। उसमें 40% जो लिमिट है वो सेंटर के लिए और 20% लिमिट थी स्टेट्स के लिए। ये स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुकी है, ठीक है। अगला है द गवर्नमेंट शुड टारगेट अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी अप टू मार्च 2020 एंड कट इट टू 2.5% बाय 2022-23। जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट रखा 3% बाय 2020 और 2.5% बाय 2022-23। और रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट था वो था 0.8% बाय 2022-23। देयर बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेफिसिट टारगेट्स ऑन बोथ साइड्स, डाउनवर्ड व्हेन द ग्रोथ इज गुड एंड अपवर्ड व्हेन द ग्रोथ इज नॉट गुड। इन्होंने ये बात भी रिकमेंड की
कि टारगेट एकदम फिक्स नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक रेंज ऑफ टारगेट होनी चाहिए। जैसे कि अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो आप अपने डेफिसिट के टारगेट को कम कर दो। मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप ये नहीं है कि आप 2.5% ही फिजिकल डेफिसिट को रखोगे, तो आप उसको ट्राई करो कि आप उसको कम करो, 2% तक लाने की कोशिश करो। और अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर कोई क्राइसिस आ गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, डेफिसिट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने टारगेट को बढ़ा सकती है कि भाई 2.5 की जगह हम 3.5 तक भी कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो इसमें टारगेट जो थे थोड़े फ्लेक्सिबल थे। साथ साथ इन्होंने एस्केप क्लोज को भी रिकमेंड किया था। उसमें वो क्या करते हैं, एस्केप क्लोज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इन अचीविंग टारगेट्स इन द इवेंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी लाइक एक्सट्रीम नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है, या फिर वॉर, या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिजल्टिंग इन द फिजिकल इम्प्लीकेशन। तो एस्केप क्लोज के अंदर गवर्नमेंट जो अगर टारगेट जो फिक्स किया, जो टारगेट उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, वॉर हो गया, या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आई है, ठीक है, जिसमें क्या हो, फिजिकल जो गवर्नमेंट की हेल्थ है उस पर फर्क पड़ा है, ठीक है, तो उस चीज़ में क्या कर सकता है, थोड़ा टारगेट में फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इसमें ये बात है कि टारगेट में थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जैसे मान लीजिए अगर जीएसटी मान लो एक ऐसा रिफॉर्म लेके आई गवर्नमेंट जिसमें कुछ चेंजेस करने पड़ गए और इस साल रेवेन्यू नहीं आ पाई है, तो और डेफिसिट बढ़ गया है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है इसके अंदर, ठीक है। और अगला है फिजिकल काउंसिल, इन्होंने रिकमेंड की। इसमें क्या है, फिजिकल काउंसिल क्या, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर साल मतलब प्रिपेयर ईयर टू ईयर फिजिकल टारगेट्स को प्रिपेयर करना, ईयर टू ईयर फिजिकल प्रोजेक्शन देना कि आने वाले टाइम में भी कैसे क्या फिजिकल सीन हो सकता है कंट्री के अंदर। और क्या करना है कि एनालाइज फिजिकल सिनेरियो एंड मेक रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग, और कंट्री में या वर्ल्ड में फिजिकल सिनेरियो को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट को। तो ये था एफआरबीएम में रिव्यू बाय एनके सिंह कमेटी। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि जो आपको इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन आपको हेल्प करेगी सॉल्व करने एग्जाम में। तो पहला जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एवरी ईयर। इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। तो इसमें क्या होता है, हर जो कोई भी प्रोग्राम है ना गवर्नमेंट, अगर जीरो बेस्ड बजटिंग गवर्नमेंट लाती है, तो उसमें हर एक प्रोग्राम को हर साल अप्रेज किया जाता है। उसके सारे एक्सपेंडिचर जो है ना वो हर साल जस्टिफाई होंगे। जैसे मान लो अगर मनरेगा है, तो अगर इसमें अगर नॉर्मल हो कि मनरेगा इस बार 50,000 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए, ठीक है, अगली बार गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो उसको सीधा ही पास कर देगी, इस बार 60,000 कर दो क्योंकि बढ़ाना है, या फिर कम करना है इसलिए 40,000 कर दो। ये तो होगा नॉर्मल बजटिंग में। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट सारी चीज़ें देखती है स्टार्टिंग से, भाई कितना फायदा हुआ, कितना एक्सपेंसिस किया, तो इसमें पूरा सारे हर चीज़ का प्रोजेक्शन होता है। फिर एग्जैक्ट निकालती है गवर्नमेंट कि हाँ भाई इस बार इसको प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से, ये नहीं कि लास्ट ईयर कंटिन्यू कर रहा था इस साल भी कंटिन्यू कर देंगे, तो इस साल अगर जरूरत है तो ही, और कितना करना है, तो पूरी इसमें स्टार्टिंग होती है, हर साल इसकी अप्रेजिंग होती है, ठीक है। तो ये होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इस बार इसके बाद क्या है, फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है, इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एज वेज राइजेज अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज पेड इन द टैक्स, द ग्रेटर इनकम टैक्स बर्डन रिड्यूसेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। फिस्कल ड्रैग में क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपकी टैक्स परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखो तो इसमें क्या होगा कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% आपका टैक्स है। लेकिन आपकी 5 लाख से 10 लाख के जो ऊपर इनकम होती है उसमें अगर इनकम स्लैब में आ रही है आपकी, तो आपको 20% देना पड़ रहा है। यानी कि जैसे आपका इनकम बढ़ी तो आपका जो ज़्यादा प्रपोर्शन आपको क्या देना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ गया। इस चीज़ को बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। अब इससे होता है क्या, जो लोगों के पास होता है नेट डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी कम हो जाती है, उससे क्या होता है फिर इकोनॉमी में लोग कम पैसा खर्च करते हैं, और क्या होता है डिमांड होती है वो इकोनॉमी में कम हो जाती है। तो ये फिस्कल ड्रैग क्या है कि टैक्सेशन बढ़ने के कारण आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ा, ठीक है, सॉरी आपकी इनकम बढ़ने के कारण आपके ऊपर टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इससे क्या हुआ, आपकी जो है ज़्यादा प्रपोर्शन आपकी इनकम का कैश में जा रहा है, टैक्स में जा रहा है। तो ये है फिस्कल ड्रैग। अब मैं आपको बताऊँ क्राउडिंग आउट क्या होता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरिंग कैन लीड टू श्रिंकिंग ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर जो भी मार्केट में इकोनॉमी में जो भी पैसा है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट भी ले रहा है और गवर्नमेंट ले रहा है तो ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लो रेट एग्जांपल लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए कंफर्टेबल है, प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी बोरिंग बढ़ा देती है तो उसमें जो लिमिटेड लिक्विडिटी है, तो गवर्नमेंट अपनी बोरिंग बढ़ा रही है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, क्रेडिट के रेट भी बढ़ते हैं। तो मान लो गवर्नमेंट ने और बोरिंग की, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता चला गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 14 पहुंच गया ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट, तो उस लेवल पे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग या कुछ कंपनीज तो नहीं बाय कर पाएंगी, और गवर्नमेंट फिर भी बोरो करती जा रही है। तो उससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्राउड आउट हो जाता है मार्केट से। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर।
excessive government borrowing can lead to shrinking of the liquidity in the market. It forces the interest rate to go up and private investment is crowd out. अब बताता हूँ पंप प्राइमिंग. तो पंप प्राइमिंग क्या होती है? पंप प्राइमिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है, मतलब कि बोरोइंग और मिंटिंग मनी एंड स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन. तो रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट या तो अब देखो रिसेशन में क्या होता है, डिमांड मार्केट में कम होती है, ठीक है, तो उसको रिवाइव करने के लिए जो ये लिया जो मेथड है कि ये पंप प्राइमिंग है. इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी. उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट या तो बोरो करे या करेंसी को प्रिंट करे, ठीक. गवर्नमेंट बोरो करेगी फिर स्पेंड करेगी, या करेंसी मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ाएगी. या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वर्क्स में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी या ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आएगी तो उसमें क्या होगा, मटेरियल यूज होएगा, ठीक है, वर्कर्स भी काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. तो इससे फिर गवर्नमेंट में क्या होती है, इकोनॉमी में क्या होती है, डिमांड बढ़ती है. तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग. तो ये एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी मानो कि गवर्नमेंट पैसा क्या कर रही है, इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रही है. और ये काउंटर साइक्लिकल मेजर्स को क्यों कहते हैं, काउंटर साइकिल इसलिए कि भाई बेस्ट तो साइक्लिकल देखे तो इकोनॉमी नीचे जा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए इसको काउंटर साइक्लिकल मेजर भी बोलते हैं. अगला ट्विन डेफिसिट. ट्विन डेफिसिट की आपको याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा. तो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट्स. अब है पब्लिक गुड्स. तो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, नेशनल डिफेंस हो गया, जैसे रोड्स हो गए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है. पब्लिक गुड्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक गुड्स आर नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर. द कंजम्पशन ऑफ सच प्रोडक्ट्स बाय सेवरल इंडिविजुअल इज नॉट राइवलस इन द सेंस दैट अ पर्सन कैन एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू अदर्स. तो ये पब्लिक गुड्स होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू एलोकेट नहीं होते ये. और ये इनमें ये राइवलर्स नहीं होते कि भाई इसने कंज्यूम कर लिया तो उसके लिए खत्म हो जाएगा. जैसे आप भाई स्ट्रीट लाइट जल रही है, पार्क में आप जा रहे हैं, तो ये सबके लिए कॉमन चीज़ें हैं. इसका एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर, पार्क्स, स्ट्रीट लाइटिंग, डिफेंस एक्सेट्रा. इसके बाद है मेरिट गुड्स. दे हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ. तो ये गुड्स ऐसे हैं जिनसे लोगों को फायदा होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है. डीमेरिट या सिन गुड, इनसे नुकसान होएगा, इनकी क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, जैसे टोबैको, एल्कोहल. इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग या टेम्पररी. तो इंटरिम बजट भी ऐसे होता है. इंटरिम बजट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी एक्सपेंस टू बी इनकर्ड एंड एवरी रुपी टू बी अर्नड थ्रू टैक्सेस इन द कमिंग मंथ्स अंटिल द न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर. ऐसे मान लीजिए कि अगर अभी बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद अगर नई गवर्नमेंट आने वाली है 1-2 महीने के अंदर ही, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस टाइम क्या करती है, फुल बजट पेश नहीं करती. उस टाइम क्या गवर्नमेंट करेगी, टेम्पररी या इंटरिम बजट पेश करेगी. कि मान लो अगर 2 महीने में इलेक्शन ड्यू है और गवर्नमेंट को बजट पेश करना है, तो अपना गवर्नमेंट फुल बजट पेश ना करके क्या करेगी, अपना इंटरिम बजट पास करेगी, ठीक है. इसको बोलते हैं टेम्पररी या फिर फॉर द टाइम बिंग. मान लो एक टेम्पररी बजट पास, उसमें होगा सब कुछ, ये भी कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, पर ये एक टेम्पररी बजट है. क्यों, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसकी अपनी नई फिस्कल पॉलिसी होगी, ठीक है, नया बजट पेश करेगी. तो ये टाइम पीरियड जो है 1-2 महीने का, जब तक इलेक्शन होने वाले और नई गवर्नमेंट आने वाली है, इस टाइम जो बजट पेश होता है इसको बोलते हैं इंटरिम बजट. अब हम देखते हैं फिस्कल क्लिफ. फिस्कल क्लिफ क्या है, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स कॉज और थ्रेटन सडन एंड सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन. तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ फाइनेंशियल फैक्टर क्या करते हैं, सडन और सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन कर सकते हैं. जैसे कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरिंग टैक्स कट्स एंड अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट. तो अगर क्या होगा कि मान लीजिए इकोनॉमी चल रही है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है जिसमें क्या होगा, एकदम से गवर्नमेंट अपने टैक्स जो बेनिफिट्स है उनको कम कर देगी और अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी. तो इससे क्या होगा, अगर आपने जैसे मान लीजिए लोग 20% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और अगर वो गवर्नमेंट बेनिफिट हो रहा था, उनको बेनिफिट किया गवर्नमेंट ने उनको, ठीक है, कि अब आप 10% दे दो, ठीक है, तो फिर काफ़ी साल तक लोगों ने 10% अपना टैक्स दिया इनकम का. फिर एकदम से पता चला कि वो डेडलाइन आने वाली है, उसके बाद फिर वापस लोगों को 20% टैक्स देना है. तो क्या हो, फिर लोगों के पास फिर पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उनके टैक्स बढ़ जाएंगे. साथ साथ गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग भी कम कर दी, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट फिर मार्केट में पैसा कम हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन एकदम से आ गई जहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी कम हो गए और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी कम कर दी. तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी इकोनॉमी में और इकोनॉमी में डिक्लाइन आ सकता है. तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिस्कल क्लिफ. दोबारा मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए. फिस्कल क्लिफ इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर कॉज और थ्रेटन सडन एंड सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ expiring tax cut and across the board government spending cuts. It is detrimental effect on already weak economy. More tax collection and less government spending will cut down both consumption
एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड अंडरमाइन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। वही मैंने आपको बताया कि एकदम से अगर ऐसा हो जाता है कि टैक्स कट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, जो टैक्स कट्स बेनिफिट्स थे वो भी एक्सपायर हो जाते हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, तो इकोनॉमी अगर ऑलरेडी वीक है तो उसमें और डिमांड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फिस्कल क्लिफ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।